में स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल अगर ये पॉलिसी है, हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी। अगर कुछ अगर देखें कि कौन सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है, तो वो है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को इस पॉलिसी में एज ए किंग ट्रीट गया है कि स्टूडेंट इज अ किंग। कैसे? अभी तक तो स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, पर अब स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट है कि बच्चा चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि यूनिवर्सिटी क्या दे रही है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट खुद क्या पढ़ना चाहता है। और जैसे पहले एक तरह से कह दें कि छोटी छोटी टोकरियां थी कि एक साइंस की टोकरी, एक कॉमर्स की टोकरी, एक ह्यूमैनिटीज की टोकरी, और उस टोकरी में ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही बच्चों को चुनना पड़ता था। तो अब ये बहुत बड़ा टोकरा एक जैसे समझ लीजिए कि रखा है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चुन लेता है। जो ये छोटी छोटी टोकरियां थी सब्जेक्ट्स की, वो खत्म कर दी गई हैं कि बच्चे के पास पूरी फ्रीडम है। फिजिक्स के साथ उसका केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये जरूरी नहीं है चुनना। वो फिजिक्स के साथ चाहे तो म्यूजिक चूज करे, चाहे हिंदी चूज करे, चाहे संस्कृत चूज करे, चाहे पेंटिंग चूज करे, चाहे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी चूज करे, तो पूरी फ्रीडम बच्चे के पास है। तो फ्रीडम ऑफ चूजिंग दी सब्जेक्ट। दूसरा, उसके पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग दी यूनिवर्सिटी। आप सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी को फ्रीडम तो हमेशा से बच्चे के पास है, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है, पर इसमें फ्रीडम ऑफ चूजिंग मल्टीपल यूनिवर्सिटी बच्चे को दी गई है। और कैसे दी गई है? एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एबीसी। एबीसी एबीसी ऐसा लगता है हम एबीसी सिखाने जा रहे हैं, पर एबीसी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे आप नॉर्मल बैंक में जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जाते हैं, आपके पास जो पैसा होता है उसको जमा करते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप क्रेडिट जमा करेंगे। और उन लोगों के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को या इनको ये नहीं पता कि क्रेडिट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा समय है, 45 मिनट का। तो मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्रेडिट क्या होता है उन लोगों के लिए जिनको इस मोस्टली मुझे लगता है कि सबको पता होगा क्रेडिट क्या होता है, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता है, तो एक क्रेडिट का मतलब है 1 घंटा वीक। मतलब पर वीक अगर उस सब्जेक्ट में या उस विषय में या उस पेपर में 1 घंटे की पढ़ाई होती है पर हफ्ता, हर हफ्ते अगर 1 घंटे की पढ़ाई होती है फॉर 1 फुल सेमेस्टर। पूरा सेमेस्टर जनरली 15 हफ्तों का होता है, तो 15 हफ्तों का मतलब हो गया 15 घंटे, क्योंकि 1 घंटा हर हफ्ते मतलब 15 घंटे। तो एक क्रेडिट का मतलब ये है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 15 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। 2 क्रेडिट का मतलब है जिसमें 30 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। 3 क्रेडिट का मतलब है जिसमें 45 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। तो इसीलिए इसी हिसाब से हर सब्जेक्ट की कितना विस्तार से उसको पढ़ना है, किसकी उसमें गहनता है, कितना डीप है वो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से उसके क्रेडिट तय किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या इस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ने के लिए कितने क्रेडिट की पढ़ाई चाहिए होगी। तो 4 क्रेडिट का पेपर है अगर, तो मतलब 60 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी। 60 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी। तो इस तरह से जब बच्चा अलग अलग पेपर, अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी कि प्रोग्राम और कोर्स में क्या फर्क है। प्रोग्राम मतलब पूरा प्रोग्राम, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। और कोर्स का क्या मतलब है? जैसे एमए में से 15 पेपर होते हैं, तो 15 पेपर 15 कोर्स हो जाएंगे। तो अब 15 कोर्स जो है, एक एमए प्रोग्राम के जो 15 पेपर हैं या 15 कोर्स हैं, अब बच्चे के पास ये सुविधा है कि वो 15 पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकता है। ऐसा आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि एमए के लिए पूरी डिग्री के लिए बच्चा एनरोल कर रहा है, पर आप विद इन एमए 15 कोर्सेज के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी से जो आपको कोर्स किया, जो भी 1 या 2 या 3 जितने भी कोर्स किए, और हर कोर्स का जो भी क्रेडिट है, वो सारे क्रेडिट आपने इकट्ठे किए और अपने बैंक में जमा कर दिए। तो जब बैंक में आप क्रेडिट अलग अलग, कोई जेएनयू से लिया, कोई जामिया से लिया, कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लिया, कुरुक्षेत्र से लिया, कहीं से भी लिया वो क्रेडिट आपने, तो उन क्रेडिट्स को लेके आप अपने बैंक में जमा करते चले जाएंगे। और जब आपके पास इतने क्रेडिट हो जाएंगे कि वो एक डिग्री के लायक हो जाए, जैसे
अभी जो रेगुलेशन है उसमें ये है कि नॉर्मली बैचलर्स के लिए करीब 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, मास्टर्स के लिए 80 क्रेडिट चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास 80 क्रेडिट उस पर्टिकुलर फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने सबसे ज्यादा कोर्सेज किए हैं वहां जाएंगे और उनको कहेंगे कि मेरे को इन क्रेडिट्स के बदले में एक डिग्री दे दी जाए, उनको डिग्री मिल जाएगी। फिर उतने क्रेडिट उनके बैंक से माइनस हो जाएंगे, जैसे आप बैंक से पैसे निकाल लेते तो पैसे माइनस हो जाते हैं, तो ऐसे जब क्रेडिट निकाल लेंगे तो उसके अकाउंट से उतने क्रेडिट माइनस हो जाएंगे और उन क्रेडिट्स के बदले उसको डिग्री मिल जाएगी। तो आपने ये देखा कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन बिल्कुल बदल गया है। पहले फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी था कि आप कैसे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं फॉर डूइंग द फुल डिग्री प्रोग्राम। अब आप एक यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं फॉर डूइंग ओनली वन पेपर और ओनली वन कोर्स। तो मेजर डिफरेंस है कि फ्रीडम ऑफ choosing the subject, freedom of choosing the university, and तीसरी freedom हमको मिली है, that is freedom of speed. फ्रीडम ऑफ स्पीड का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जितने समय, जैसे 3 या 4 साल उस कोर्स को चाहिए, तो आप उतने ही समय में करें। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप उन क्रेडिट्स को जल्दी पास कर सकते हैं, तो आपको एक फास्ट ट्रैक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, कम ड्यूरेशन में भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीड भी बच्चे के पास है। तो क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पहले से ही था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीड। तो ये सारी फ्रीडम्स एक बच्चे को दी गई हैं जिससे कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ सारा एजुकेशन पाते हुए और एक ऐसा बच्चा बने जो गुड सिटीजन है इन टर्म्स ऑफ हैविंग होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ना तो खाली एक सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट की। जैसे मान लो अगर कोई इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया, और उसको एक डैम बनाने को दिया, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए डैम बनाने के लिए, पर उसको उसके साथ साथ ये भी देखना है वहां उस डैम से एनवायरमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए उसको एनवायरमेंट की नॉलेज भी चाहिए। अगर उसको ये भी देखना है कि वहां से अगर ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डैम की वजह से, उसको सोशियोलॉजी की जानकारी भी चाहिए। और इस तरह की जानकारी उस बच्चे को चाहिए जिससे कि वो एक हॉलिस्टिक मैनर में डैम की कंस्ट्रक्शन कर सके। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि हर बच्चे को अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी जानकारी हो, और वो भी उसको अपनी रुचि के अनुसार जानकारी हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस पॉलिसी में स्टूडेंट को एज ए किंग ट्रीट किया गया है, और ये माना गया है कि स्टूडेंट को खाली सब्जेक्ट की नॉलेज ही ना हो, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और वैल्यू एजुकेशन,